सॉरी वो हटा दे। देखो जो यहाँ इन्फ्लक्स हुआ था वो बहुत सारे सोडियम का पॉजिटिव आयन का हो जाएगा इस तरीके से, और बाहर जो है बहुत सारा निगेटिव आयन हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन की तो पोलैरिटी बदल गई ना, बाहर निगेटिव हो गया और अंदर जो है पॉजिटिव हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन जो है ये एक टेम्पररी स्टेज है, ये परमानेंट नहीं ऐसे रहने वाला है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको एक ही स्टिमुलस नहीं मिल रहा। जैसे मैंने इसे ऐसे छुआ, मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने छुआ, फिर महसूस हुआ, फिर छुआ, फिर महसूस हुआ। तो मैं जितनी बार टच कर रहा हूँ उतनी बार ये महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब हर जो टच है, हर स्टिमुलस को CNS तक ले जाया जा रहा है, हर स्टिमुलस मेरे ब्रेन तक पहुँच रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी में पहुँच रहा है। ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि मेम्ब्रेन ऑलवेज इस पोलराइज स्टेज में पड़ी रहे ताकि वो डीपोलराइज हो। लेकिन यहाँ तो आपने पढ़ा कि जब स्टिमुलस इसे मिला तो इसने मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दिया है, तो इसको वापस रीपोलराइज होने की ज़रूरत है। तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है रीपोलराइजेशन। तो इसका रीपोलराइजेशन कैसे होगा, इसका रीपोलराइजेशन इस पंप के हेल्प से होता है। जब ये सिचुएशन बन जाती है तो ये पंप अपना रोल प्ले करता है। अब पंप के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पंप का काम क्या है कि पंप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरीके का रोल प्ले करता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए ATP को यूज करेगा और एक ATP के बदले ये 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, इसने 3 सोडियम आयन को यहाँ बाहर की तरफ फेंका। ठीक है, 3 सोडियम आयन को यहाँ बाहर की तरफ फेंका और जो बाहर पोटेशियम का एक नेट कंसंट्रेशन बढ़ गया था उन पोटेशियम को अंदर की तरफ लाएगा, उसके जो है कंपैरिजन में 2 पोटेशियम को ही अंदर की तरफ लाएगा। ठीक है, एक बार में। और ऐसा करके ये क्या करता है कि मेम्ब्रेन को पहले वाली कंडीशन, इस ब्लू वाली कंडीशन, यानी फिर से इसे रीपोलराइज कर देता है, यानी मेम्ब्रेन फिर से नए स्टिमुलस को लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस पे जब दूसरा फिर से स्टिमुलस पड़ेगा तो मेम्ब्रेन फिर से तैयार है क्योंकि वो रीपोलराइज हो चुकी है। इसमें बहुत कम समय लगता है, जैसे आप इसे बार बार टच कर रहे हैं और आपको पता लग रहा है, इसका मतलब आप उतना तेज टच नहीं कर रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन के रीपोलराइजेशन से पहले आप इसे टच करने हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये जैसे देखो ये मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो गई है, यहाँ निगेटिव है ऑलरेडी और अंदर पॉजिटिव है। अब यहाँ कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो ये स्टिमुलस अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इस पॉजिटिव को वापस बाहर आने में, जैसा मैंने आपको बोला रीपोलराइजेशन, इसे बाहर आने में जो समय लगता है ना ये मिली सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, ये जो मिली सेकेंड्स लगते हैं आपको डेटा से मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं रीफैक्ट्री पीरियड। मतलब वापस को इसे रीफैक्ट्री करने में टाइम लगता है, यानी रीपोलराइजेशन में टाइम लगता है। जब तक ये रीपोलराइज नहीं होगा तब तक इसे दूसरा जो है, दूसरा इसको स्टिमुलस नहीं मिल सकता है। तो दूसरा स्टिमुलस से पहले ये मेम्ब्रेन रीपोलराइज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि मेम्ब्रेन को जल्दी से जल्दी रीपोलराइज कर दिया जाए। इस वजह से आपको इस तीसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पंप प्रोटीन की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में 3 तरीके के चैनल प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो स्टिमुलस होता है ना, ये स्टिमुलस एक मिनिमम पोटेंशियल का होना चाहिए, तभी ये सोडियम चैनल खुलता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्टिमुलस दें और ये सोडियम चैनल खुल जाए। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इसकी, ठीक है।
वो मिली वोल्ट में होती है। इसकी वैल्यू आपके बुक में अभी मेंशन नहीं किया गया, उसे जस्ट ये मेंशन किया गया कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिस पे ये महसूस हो। जैसे कोई कीड़ा कभी आपके ऊपर चल रहा होता, वो बहुत हल्का होता है तो आपको महसूस ही नहीं होता कि वो चल रहा है, और कभी कभी वो महसूस होता है कि चल रहा है, जैसे उससे बड़ा कीड़ा है। तो जो बहुत छोटा कीड़ा है वो इतना कम वेट का इतना छोटा चीज़ है, जैसे आपके ऊपर डस्ट पार्टिकल ऐसे पड़े हुए हैं, वो इतने छोटे हैं कि वो जो स्टिमुलस को क्रिएट कर रहे हैं वो एक्शन पोटेंशियल जितना जो है उनकी वैल्यू नहीं है। इस वजह से सोडियम चैनल खुल नहीं रहा है जो वोल्टेज गेटेड है, और उसकी वजह से जो स्टिमुलस है वो इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ आपको जानना, एक्शन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यही सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। आपको जस्ट इन टॉपिक को ना समझना है कि इन टॉपिक का मीनिंग क्या है। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे आपके जो बुक में जो डिफिनीशन दिया गया है, देखो वो क्या मेंशन किया गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, जो बुकिश लैंग्वेज है उसका मतलब ये हुआ कि जब आपको मैंने बोला कि यहाँ पे जब हम स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस के बाद ये पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा। अब ये जब डीपोलराइज हो रहा है तो स्टिमुलस ने एक्चुअल में कितना पोटेंशियल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप समझते हैं ना, जितना एनर्जी दिया होगा वही मेम्ब्रेन में यहाँ स्टोर हो गया होगा। जैसे कोई चीज़ यहाँ है, इसको यहाँ पहुँचा दिए तो ये एक हाई एनर्जी स्टेज में है, ये एक लो एनर्जी स्टेज में है। तो ये हाई एनर्जी स्टेज में जब पहुँचा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना एनर्जी इस पे वर्क किया गया होगा। तो उसी बात को यहाँ बोला जा रहा है कि जब आपको यहाँ स्टिमुलस दिया जा रहा है ना, तो स्टिमुलस की वजह से जो ये डीपोलराइज हो जा रहे हैं, जो सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर आ जा रहा है, तब उस समय जब इसको मेजर किया जाता है तो जो वोल्टेज आता है वो मिनिमम वोल्टेज है इस पूरे प्रोसेस को, इस कैस्केड रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, और उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल से कम अगर आप कभी देंगे तो फिर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, उसे बॉडी महसूस नहीं करेगी। और दूसरा आपको बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो क्या था, जब नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है। मतलब इसको ऐसे देखो, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, एक बार उस चीज़ को और क्लियर कर दूँ आपको। देखो ये उस कंडीशन में है जब मेम्ब्रेन पोलराइज है। इस समय अगर इसका पोटेंशियल मेजर किया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने पहले लिखा था, यहाँ देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको बोला जा रहा है कि जब इसे स्टिमुलस दे दिया गया, ठीक है, जब इसे स्टिमुलस दे दिया गया और सोडियम जो है इसके अंदर आ गए, और इसकी वजह से जब इसकी पोलैरिटी बदल गई, तब जब इसका आप पोटेंशियल निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को इस बात से याद रखो कि एक्शन में आने के लिए पोटेंशियल चाहिए। अगर इतना पोटेंशियल नहीं है तो ये कैस्केड रिएक्शन एक के बाद एक नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। तब ये स्टार्ट ही नहीं होगा। ये ऐसे है ना, या तो ये होगा या नहीं होगा। अगर एक्शन पोटेंशियल से कम पोटेंशियल कोई चीज़ जनरेट कर रहा है स्टिमुलस, तो ये नहीं होगा, ये स्टार्ट ही नहीं होता है। तो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल के बराबर, ताकि ये चले।
और मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्टिमुलस को रिसीव करे, उसके लिए होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। और पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या है, उसमें किसका रोल है, कब पंप का रोल है, पंप का रोल कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है रीपोलराइजेशन में है। डीपोलराइजेशन में किसका रोल है, तो आपको याद रखना है सोडियम चैनल का, जो वोल्टेज गेटेड है, जो सेंसिटिव है, किसके लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए, उसके लिए है। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पढ़ना होता है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें अभी एक चीज और बच रहा है, मैं उसे भी थोड़ा सा आपको कर दूं। देखो इस स्टोरी में ना एक और पॉइंट आता है, जैसे कि आपको यहाँ तक बताया गया कि नर्व इम्पल्स इस ई पॉइंट पे आ गया, तो ई पॉइंट के बाद भी तो जाता है ना नर्व इम्पल्स, ऐसा थोड़ा है कि ये यहीं तक जाएगा, इसके बाद भी ये नर्व इम्पल्स आगे कहीं न कहीं ट्रांसमिट होगा ना। जैसे मान लो कि इसके बाद जो है, जैसे इसके बाद जो है मान लो कि एक और नर्व फाइबर इससे जुड़ा है, ठीक है, ऐसा होता है जनरली, एक और नर्व फाइबर जुड़ा है और इम्पल्स, जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है इम्पल्स को आगे जाना है, ये फिर इस तरीके से आना है। तो इस पॉइंट को, जिसे हम मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, और इस फाइबर को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक और इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। और यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको दो तरीके से ट्रांसमिशन होता है जो आपको बताया गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है, एक तो मेथड है इलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा है केमिकल। इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जैसे यहाँ स्टिमुलस दिया गया ये सेंसरी एंड पे, और ये इन पॉइंट पे कैसे ये आया, ये एक्सप्लेनेशन तो अभी आपको दे दिया गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की वजह से। जब ये एंड पे पहुंचा तो अगर ये दूसरे न्यूरॉन में फिर जाता है तो यहाँ क्या कंडीशन होती है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हो, कुछ इस तरीके से, इस टाइप का। हालांकि न्यूरॉन हमारे बॉडी में बहुत रेयर है फिजिकल कांटेक्ट वाला। देखो इसमें क्या होता है कि ये फिजिकली जो है यहाँ मेम्ब्रेन कुछ ब्रिज बनाती है, यहाँ फिजिकल कांटेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ही ये कंटिन्यू हो जाता है। जैसे यहाँ ये नए स्टिमुलस का रोल प्ले करेगा, ये एक न्यू स्टिमुलस हो जाएगा और ये न्यू स्टिमुलस फर्दर जो है उसी तरीके से हर पॉइंट पे जंप करता हुआ एंड तक जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक हुआ तो। लेकिन हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक वाला सिनेप्सिस नहीं पाया जाता है, ये ट्रांसमिशन हमारे यहाँ नहीं होता है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक है पेज नंबर 319 पे, ठीक है। तो हमारे बॉडी में किस टाइप का पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में जो होता है वो है केमिकल। अब जो केमिकल है, इन केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, या तो ये इनहिबिटरी होते हैं, मतलब आगे ये सिग्नल इनहिबिशन के लिए होते हैं, या ये एक्साइटेटरी होते हैं, आगे एक्साइटेशन करते हैं, आगे जो चीज़ है उस ऑर्गन में एक्साइटेशन होता है या उसे इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे एक मैं नेम आपको बता दे रहा हूँ, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, बहुत कॉमन है, और दूसरा है नॉरएड्रेनालिन,
नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, इस 2 टाइप के जनरली हमारे यहाँ ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और भी होते हैं जैसे गाबा, ये ब्रेन में होता है, सेरोटोनिन। ठीक है, ऐसे बहुत से होते हैं, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हमें ये सब नहीं जानना है, जो मेन हमें जानना है इसकी मैकेनिज्म। आपसे जो पूछा जाएगा ना वो इसकी मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म पे ही फोकस करेंगे। मैं उसी पे डायरेक्ट आ जा रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो, जैसे कि ये मान लो कि ये प्री सिनेप्टिक फाइबर है। ठीक है, इस एक्सॉन एंड को हम बोलते हैं सिनेप्टिक बटन। बटन जैसे शेप में होते हैं ना, इस वजह से सिनेप्टिक बटन। और ये जो है आपका यहाँ ये पोस्ट सिनेप्टिक है। ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ये वाला है, ये वाला है। अब देखो, जो सिग्नल जो यहाँ आया है ना, तो सिग्नल यहाँ तक तो आ गया इस तरीके से। इस पॉइंट पे जब स्टिमुलस पहुँचता है तो ये स्टिमुलस सेल के अंदर आता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है। सेल के अंदर कन्वर्ट ऐसे होता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने पे यहाँ कैल्शियम आयन चैनल होते हैं। ये कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। जब कैल्शियम अंदर आता है तो कैल्शियम एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर होता है। ये जो आपकी प्री सिनेप्टिक फाइबर है, इसके अंदर पहले से कई सारे वेसाइकिल जो कि ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट हैं, इनके अंदर पहले से इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से पहले से यहाँ रिजर्व रखे होते हैं। जिस टाइप का सिग्नल मिले, या तो एक्साइटेशन के लिए या इनहिबिशन के लिए, उस टाइप के वेसाइकिल को एक्टिवेट कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट में। यहाँ जो दूसरा वाला है, इस पे देखो, यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर। जैसे एक रिसेप्टर देखो ये है, और एक रिसेप्टर ये है। ये जैसे मान लीजिए एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, ये जैसे नॉर एड्रिनलिन का रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये जब सिग्नल मिला तो ये सिग्नल मान लीजिए एसिटाइलकोलिन के लिए है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ इससे फ्यूज हो जाती है। और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो एक केमिकल हैं, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं और वो यहाँ आके इससे बाउंड हो जाते हैं। देखो इस तरीके से जब ये इससे बाउंड होते हैं ना, तो ये जो रिसेप्टर है ये अपने साथ एक सोडियम चैनल को इस तरीके से इससे कंबाइंड रहता है। इससे पहले जब यहाँ जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पे बाइंड हुए, उसके पहले की सिचुएशन थोड़ा सा मैं बता दूं। इससे पहले देखो क्या होता है कि जैसा बाकी मेम्ब्रेन में हो रहा था, ये पहले से बाहर एक नेट पॉजिटिव और अंदर एक नेट नेगेटिव, यानी कि ये पहले से क्या होगा, प्लेन पोलराइज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पहले से प्लेन पोलराइज होगा। हम उसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या होगी कि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन होगा, लेकिन अंदर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ज्यों ही ये इससे बाइंड हुआ, ये जो गेट है ये गेट ओपन हो जाता है और बहुत सारा सोडियम अंदर इन्फ्लक्स होता है। तो जब सोडियम अंदर इन्फ्लक्स होता है तो आपको क्या बताया था कि ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज।
और ज्यों मेम्ब्रेन इस तरीके से डीपोलराइज हुई, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, एक स्टिमुलस में। और आपको क्या पता है कि अगर ये स्टिमुलस बन गया तो स्टिमुलस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट होते हुए फिर ये कहाँ तक जाएगा, जब तक ये एक्सॉन एंड नहीं करेगा, और फर्दर वो इसी रूल को फॉलो करेगा। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि एक बार जब ये इससे बाइंड हो गया तो बाइंड होने के बाद जब इसने ये काम कर दिया, मतलब कि यहाँ स्टिमुलस जनरेट कर दिया, पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर में सिग्नल इस प्री से पोस्ट में चला गया, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम होती हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर देती हैं। जैसे स्टाइल कोलिन में स्टाइल को अलग कर देती हैं, कोलिन को अलग कर देती हैं, इसे बोलते हैं स्टाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, वो इसे अलग कर देती हैं ताकि ये इंगेज न रहे। और यहाँ पे फिर से उसी तरीके से जैसा आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, पंप यहाँ एक्टिव होगा और पोलैरिटी को वापस रिपोलराइज कर देगा ताकि अगर अगला सिग्नल आए तो वो उसे ले जाए, ठीक है। यहाँ जिस न्यूरोट्रांसमीटर से एक्शन होता है वैसा नेचर होता है यहाँ फाइनल एक्शन में। जैसे स्टाइल कोलिन से होगा तो ये अलग एक्शन दिखाएगा, नॉरएड्रेनालिन से होगा तो ये अलग दिखाएगा। दोनों क्या तरीके के कई बार तो 3, 4, 5, 6 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, और यहाँ पे कई सारे टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जिसके लिए सिग्नल आता है उसकी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। बेसिक बात यही है कि प्री सिनेप्टिक फाइबर से पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर तक कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो आपका टॉपिक क्या था कि कैसे जनरेशन होता है और कैसे उसका कंडक्शन है, तो यही जनरेशन की मैकेनिज्म है। ऐसा ही जब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये स्टिमुलस कैसे जनरेट कर रहा होगा, तो यहाँ भी देखो ऐसा होता होगा कि यहाँ पे ये सोडियम ये चैनल है, ये गेटेड है। अब इससे जो है कुछ प्रोटीन यहाँ जुड़ी हैं जो स्टिमुलस को रिसीव कर सकती हैं। ये टच के लिए सेंसिटिव हो सकती हैं, ये हीट के लिए सेंसिटिव हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। बस करना ये है कि किसी तरीके से क्या करना है कि सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देना है जिससे मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन बदल जाए। और एक बार मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन बदल गया तो उसको स्टिमुलस कंसीडर कर लिया जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, एक्शन पोटेंशियल के बराबर। और एक बार वो ज्यों डीपोलराइज हुआ तो वो आगे प्रोपागेट करता हुआ चला जाएगा, और तब तक चला जाएगा जब तक कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना आए। क्लेफ्ट आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है वो वहाँ प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे कि कैसे जनरेशन और कंडक्शन ऑफ द नर्व फाइबर होता है। यहाँ एक चीज़ और